हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट। और पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कटलर बैकेट काफी सारे सिपाहियों को लेकर पोर्ट रॉयल सिटी में घुस रहे हैं और अब बैकेट को इस पूरे शहर का गवर्नर नियुक्त किया गया है। वो विल और एलिजाबेथ को बताता है कि कैप्टन जैक स्पैरो को यहाँ से भागने में मदद करने के जुर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन दोनों को मौत की सजा दी है। बैकेट विल को बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि तुम जैक से उसका कंपास ले आओ, जिसके बदले में तुम्हें और एलिजाबेथ को छोड़ दिया जाएगा। विल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जैक इसके लिए राजी होगा। बैकेट उसे कुछ पेपर्स दिखाते हुए बोलता है कि ये रहे जैक के रिहाई के पेपर्स, इसके बदले वो कंपास लाकर हमें दे दो और तुम्हारे लौट आने तक एलिजाबेथ यहीं जेल में बंद रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक कहीं से एक कपड़े के टुकड़े को चुरा कर लाया है, जिसमें एक चाबी की ड्राइंग बनी हुई है और उस ड्राइंग को अपनी टीम को दिखाते हुए जैक बोलता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना होगा, जिससे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस चाबी के मिलते ही हम सभी इस समुद्र के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। हम देखते हैं कि जैक अपने पास रखी कंपास से उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है। हमें पता चलता है कि ये कंपास कोई आम कंपास नहीं है। जैक इस पृथ्वी पर जिस भी चीज को दिल से पाना चाहता है, ये कंपास उसी और डायरेक्शन दिखाता है। एक्चुअली ये कंपास जिसके भी हाथ में रहेगा, ये उसी और डायरेक्शन दिखाएगा जिस ओर उसकी पसंद की चीजें होंगी। अब जैसा कि जैक उस चाबी को पाना चाहता है, तो कंपास को भी उसी और डायरेक्शन दिखाना चाहिए। हम देखते हैं कि जैक इस समय बहुत ही डरा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही वो कई चिंताओं से घिरा हुआ है, इसीलिए उसका कंपास सही से काम नहीं करता है। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जैक जहाज के तहखाने से कुछ शराब की बोतलें लेने जाता है, जहां वो बहुत ही बुरे कंडीशन में बूट स्ट्रैप टर्नर को देखता है। बूट स्ट्रैप टर्नर एक्चुअली विल के पिता थे और किसी समय जैक और बूट स्ट्रैप एक साथ काम किया करते थे। यहाँ बूट स्ट्रैप का चेहरा बहुत ही डरावना दिखता है। उसका आधा चेहरा तो इंसानों की ही तरह था, लेकिन बाकी का आधा चेहरा समुद्री जीवों से भर गया था। वो जैक को बोलता है, मुझे डेवी जोन्स ने तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ बूट स्ट्रैप और जैक की बातों से हमें पता चलता है कि जैक ने डेवी जोन्स के साथ 13 साल पहले एक डील की थी और वो डील थी कि जैक 13 साल तक ब्लैक पर्ल का कैप्टन रहेगा और 13 साल बाद जैक डेवी जोन्स का गुलाम बन जाएगा और उसका समय अब खत्म हो गया है। बूट स्ट्रैप जैक को बोलता है, तुम्हें अब डेवी जोन्स के पास वापस जाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें और तुम्हारे जहाज को समुद्र की गहराई में ले जाकर खत्म कर देगा। एक्चुअली डेवी जोन्स एक ट्रेडर है। कोई भी इंसान जो मर गया हो या मरने वाला हो, वो उसकी इच्छाओं को पूरी करता था, लेकिन इसके बदले वो उनके शरीर और दिल को अपने पास 100 साल के लिए बंदी बना के रखता है। उसके पास क्रैकन नाम का एक राक्षस है, जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव है। वो हमेशा डेवी जोन्स के इशारों पर ही चलता है। जैक बूट स्ट्रैप से पूछता है, तो क्या तुम्हें भी उसने अपने पास कैद कर रखा है? बूट स्ट्रैप बोलता है, नहीं, मैं अपनी इच्छा से इस काम को कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ विश्वासघात करते समय मैंने बरबूसा का विरोध किया था। उसने मुझे एक तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया, लेकिन श्रापित होने की वजह से मैं ना तो मर सका और ना ही तोप के वजन से समुद्र की गहराई से निकल पाया। तब मैं बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और इसलिए वहां से निकलने के बदले मैंने डेवी जोन्स के पास अपनी आत्मा को बेच दिया। इसके बाद वो जैक को बोलता है कि तुम सावधान हो जाओ, बहुत ही जल्द वो तुम्हें ढूंढ लेगा। ये बोलते ही बूट स्ट्रैप तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुन के जैक बहुत ही डर गया है और तुरंत ही अपनी टीम को ब्लैक पर्ल को गहरे समुद्र से किनारे की ओर लेकर जाने का ऑर्डर देता है। सभी कैप्टन के आदेश पर तुरंत ही काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं विल जैक को ढूंढने के लिए टोर्टुगा के बंदरगाह पहुंच गया है और काफी ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि जैक किसी अनजान द्वीप पर है। एक्चुअली इस पूरे द्वीप पर बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं और विल के पहुंचते ही वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं। विल को सीधे जैक के सामने लेकर जाया जाता है। हम देखते हैं कि इस गांव के सभी लोग जैक को अपना सरदार मानते हैं, लेकिन जैक विल से कोई बात नहीं करता। वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो विल को जानता ही नहीं है। अब वहाँ से विल को जैक की बाकी टीम के साथ एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। वहाँ जैक की टीम से विल को पता चलता है कि जैक के ऑर्डर पर ही वो समंदर के आसपास कोई जगह ढूंढ रहे थे और तभी उन्हें ये द्वीप मिला, लेकिन इस द्वीप के लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी मान्यता है कि जैक इंसान के रूप में भगवान है। इसीलिए उन आदिवासियों ने जैक को अपने गांव का सरदार बना दिया और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जैक को मारकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। हम देखते हैं कि सभी आदिवासियों ने जैक को मुक्ति दिलाने के लिए तैयारी शुरू करवा दी है, लेकिन ऐन मौके पर जैक और उसके साथी किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से वापस समंदर में आ जाते हैं।
उधर हम देखते हैं एलिजाबेथ के पिता उसे जेल से छुड़ाने में मदद कर रहे हैं। जेल से छूटकर एलिजाबेथ भी विल की ही तरह जैक की तलाश में निकलती है। वो एक जहाज में छुपकर टोर्टुगा के बंदरगाह पहुंचती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ द्वीप से भागने के बाद विल जैक को सारी बातें खुल के बताता है। तब जैक उस चाबी की ड्राइंग को दिखाते हुए बोलता है कि पहले हमें इस चाबी को ढूंढ निकालना होगा, उसके बाद ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वे सभी टिया डेल्मा नाम की एक महिला से मिलने जाते हैं जो कि भविष्य देखने में काफी एक्सपर्ट है। और किसी समय जैक और डेल्मा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जैक उससे जानना चाहता है कि वो चाबी उन्हें कहाँ मिल सकती है। डेल्मा बोलती है इस चाबी से एक संदूक खुलेगा और उस संदूक में जो चीज रखी हुई है तुम्हें वही चाहिए, है ना? तब जैक की टीम ये जानना चाहती है कि आखिर उस संदूक में है क्या। डेल्मा बोलती है तुम सभी ने डेवी जोन्स का नाम तो सुना ही होगा। वो समुद्र का सबसे पहला नाविक था और किसी समय वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बदले उसे मिली सिर्फ और सिर्फ बेवफाई। इसीलिए उसने अपने सीने को चीरकर अपने दिल को निकालकर एक संदूक में बंद कर दिया और उस संदूक को पूरी दुनिया वालों से छुपा कर रखा और वो चाबी वो अपने पास ही रखता है। अगर वो संदूक किसी के हाथ लग जाए तो वो डेवी जोन्स से कोई भी काम करवा सकता है, या चाहे तो उसके दिल को चाकू से वार करके उसे हमेशा के लिए मौत के घाट पे उतार सकता है। और उस चाबी को पाने के लिए तुम लोगों को फ्लाइंग डचमैन जहाज पर जाना होगा, क्योंकि डेवी जोन्स फ्लाइंग डचमैन जहाज पर ही रहता है। डेल्मा अपनी भविष्यवाणी से उन सभी को फ्लाइंग डचमैन जहाज का लोकेशन बता देती है और साथ ही जैक को एक मिट्टी से भरा जार भी देती है और बोलती है क्योंकि डेवी जोन्स तुम्हें ढूंढ रहा है, इसीलिए इसे हमेशा अपने पास ही रखना, क्योंकि अभिशाप की वजह से डेवी जोन्स 10 साल में एक बार ही मिट्टी के ऊपर अपना पैर रख सकता है। इसीलिए तुम हमेशा मिट्टी के आसपास ही रहने की कोशिश करना। आगे हम देखते हैं कि वो सभी उस जगह पहुंच गए हैं जहां फ्लाइंग डचमैन जहाज को होना चाहिए था, लेकिन वहां उन्हें एक टूटा हुआ जहाज दिखता है। विल बोलता है शायद यही फ्लाइंग डचमैन है और चाबी को लाने के लिए वो अकेले ही उस जहाज की ओर जाता है। निकलने से पहले जैक उसे बोलता है कि अगर तुम वहां पकड़े जाओ तो उनसे बोलना कि कैप्टन जैक स्पैरो ने अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब वहां पहुंच के विल देखता है कि पास ही समंदर में से फ्लाइंग डचमैन जहाज ऊपर की ओर आ गया है और वहां से डेवी जोन्स अपनी टीम के साथ विल के पास आ जाता है। हम देखते हैं डेवी जोन्स का पूरा चेहरा ऑक्टोपस के जैसे है और उसके हाथ और पैर किसी समुद्री जीव की तरह। साथ ही उसकी टीम की हालत भी कुछ ऐसी ही है। हर कोई किसी न किसी समुद्री जीव की तरह ही लग रहा है। अब वो विल को बोलता है कि ना तुम मर चुके हो और ना ही मारे जा रहे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल बोलता है कैप्टन जैक स्पैरो ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। उसकी ये बात सुनकर डेवी जोन्स सरप्राइज हो जाता है। ये सारी घटना जैक दूर से अपनी जहाज से देखता है। डेवी जोन्स जादू से दूर खड़े जैक के पास पहुँच जाता है। वो जैक को बोलता है कि तुम पिछले 13 साल से ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन थे, तो अब तुम्हें मेरा कर्ज उतारना होगा और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे बदले और 100 लोगों को मेरे पास बंदी बनाकर भेजना होगा। और क्योंकि तुमने एक आदमी को मेरे पास पहले ही भेज दिया है तो और 99 लोगों को तुम्हें मेरे पास भेजना होगा और ये काम तुम्हें अगले 3 दिनों के अंदर खत्म करना होगा। अब आदिवासियों की तलाश में जैक वहां से टोर्टुगा बंदरगाह पहुंच जाता है। वहां लोगों को ढूंढते हुए उन्हें कॉमोडोर नॉरिंगटन दिखता है। पिछले पार्ट में जैक के उसकी कैद से भागने के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। वहां से वो नशे की दुनिया में चला गया, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब वो जैक के साथ उसके जहाज में जाने के लिए तैयार हो गया। आगे हम देखते हैं एलिजाबेथ भी टोर्टुगा बंदरगाह पहुंच गई है। यहाँ वो जैक से विल के बारे में पूछती है। जैक बोलता है विल एक चाबी की तलाश में डेवी जोन्स के जहाज में फंस गया है और उन्हें वहां से निकालने के लिए हमें एक संदूक को ढूंढना होगा जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल रखा हुआ है। एक बार अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम डेवी जोन्स से कोई भी काम करवा सकते हैं, इवन विल को भी वहाँ से बचा कर ला सकते हैं। इसके बाद जैक अपने कंपास से एलिजाबेथ को उस संदूक को ढूंढने को बोलता है। उधर हम देखते हैं कि फ्लाइंग डचमैन जहाज पर विल अपने पिता बूटस्ट्रैप टर्नर से मिलता है। इतने सालों बाद अपने बेटे को यहाँ इस हाल में देखकर बूटस्ट्रैप हताश हो जाता है। विल अपने पिता से उस चाबी के बारे में जानना चाहता है, लेकिन इस पूरे जहाज में डेवी जोन्स के अलावा किसी और को नहीं पता कि आखिर वो चाबी रखी कहाँ है। अब विल नोटिस करता है कि उस जहाज पर सारे नाविक आपस में एक तरह का जुआ खेलते हैं और खेलने वाला इंसान उस जहाज पर मौजूद किसी को भी अपना ओपोनेंट चुन सकता है। इसीलिए विल अब अपने ओपोनेंट के तौर पर डेवी जोन्स को चुनता है। विल बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपनी संदूक की चाबी मुझे देनी होगी
और हारने पर मैं अपनी आत्मा को हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। डेवी जोन्स उसकी बात पर राजी हो जाता है और अपने पास से उस चाबी को निकालकर वही टेबल पर रख देता है। हम देखते हैं कि खेल में एक समय विल की हारने की नौबत आ गई। ये देखकर बूटस्ट्रैप जानबूझकर खेल में शामिल हो जाता है और हार जाता है, जिससे कि विल हार कर यहाँ न फंस जाए। अब विल को ये पता चल गया था कि उसकी चाबी आखिर रखी कहाँ है और उसी रात विल डेवी जोन्स से उस चाबी को चुरा लेता है। उसके बाद उस जहाज से भागने से पहले वो अपने पिता को प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उन्हें जरूर इस नरक से बचाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक, एलिजाबेथ और जेम्स उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां डेवी जोन्स का दिल रखा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि विल डेवी जोन्स के जहाज से भागकर किसी दूसरे जहाज पर पहुंच गया है। उधर डेवी जोन्स को ये पता चलते है कि विल ने उसकी चाबी चुरा ली है। वो विल को मारने और अपनी चाबी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो क्रैकन नाम के अपने पालतू राक्षस को बुलाता है। थोड़ी ही देर में ऑक्टोपस के जैसे दिखने वाले उस राक्षस ने उस जहाज को ढूंढकर उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने उस पूरे जहाज को चकनाचूर कर दिया। लेकिन विल किसी तरह यहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाता है। इन सब के बीच विल किसी तरह से डेवी जोन्स के जहाज पर छुप जाता है। अब डेवी जोन्स सोचता है क्योंकि जैक संदूक और चाबी दोनों के ही बारे में जानता है तो संदूक को किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचाना होगा। वो सीधे अपने जहाज को लेकर उस संदूक के पास पहुँच जाता है। अब क्योंकि डेवी जोन्स मिट्टी पर पैर नहीं रख सकता तो वो अपने आदमियों को उस संदूक को लेने के लिए भेजता है। हम देखते हैं कि जैक ने उस संदूक को ढूंढ निकाला है और उसी समय विल भी वहां पहुंचता है। अब विल चाहता है कि वो डेवी जोन्स के दिल को चाकू से मार दे, जिससे उसके पिता को भी उस जहाज से मुक्ति मिल जाए। जेम्स नॉरिंगटन चाहता है कि उस संदूक को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा जाए, जिससे उसे जॉब वापस मिल जाए। जैक चाहता है कि उस संदूक को अपने पास रखकर डेवी जोन्स को अपना गुलाम बना ले, जिससे उससे काफी काम लिया जा सके। और अब इस संदूक को कौन लेगा, इसको लेकर उन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में डेवी जोन्स के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और काफी देर तक आपस में लड़ने और संदूक को छीनने के बाद जेम्स नॉरिंगटन डेवी जोन्स के दिल को लेकर वहां से भाग जाता है। वो खाली संदूक डेवी जोन्स के आदमियों को दे देता है। डेवी जोन्स के आदमी सोचते हैं कि शायद डेवी जोन्स का दिल उसी संदूक में है, इसीलिए उस खाली संदूक को लेकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। इधर जैक, विल और एलिजाबेथ वहां से अपने जहाज पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि डेवी जोन्स जैक के ऊपर बहुत ही नाराज हो गया है, इसीलिए वो क्रैकन को उनके जहाज पर हमला करने का हुक्म देता है। यहाँ जैक और उसके साथी तोप और बंदूक से क्रैकन को बहुत ही घायल कर देते हैं, इसलिए क्रैकन कुछ देर के लिए उस जहाज को छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो सब जानते हैं कि क्रैकन दोबारा वापस आएगा और इस बार वो उनके जहाज को खत्म कर देगा, इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि जल्द ही इस जहाज को खाली कर देंगे। उस जहाज से निकलने से पहले एलिजाबेथ जैक के साथ बातें करते हुए उसके हाथ को जंजीर से उसी जहाज में बांध देती है, क्योंकि एलिजाबेथ ये जानती थी कि क्रैकन सिर्फ ब्लैक पर्ल जहाज को ही नहीं जैक को भी मारना चाहती है और सभी को बचाने के लिए जैक को क्रैकन के हाथों मरना ही होगा। इसीलिए वो जैक को वहाँ छोड़कर बाकी सबके साथ उस जहाज को छोड़ देती है। वो सभी को बताती है कि सभी को बचाने के लिए जैक जानबूझकर ब्लैक पर्ल में रह गया। इधर जहाज में हम देखते हैं कि जैक वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और बहुत कोशिशों के बाद वो अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब हो गया है और कुछ ही देर में क्रैकन वहां फिर से पहुंचता है। हम देखते हैं कि आखिर में जैक अपने सर पर कैप्टन की टोपी रखकर अपने चेहरे पे स्माइल लिए क्रैकन की ओर बढ़ता है और एक ही पल में जैक और ब्लैक पर्ल दोनों ही क्रैकन के अंदर समा गए। दूर से नाव में बैठकर जैक के साथी ये सब देखते हुए बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जैक को मरता हुआ देखकर डेवी जोन्स बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा कर्ज अब खत्म हुआ जैक स्पैरो। वो अपने संदूक को खोलकर देखता है कि उसके अंदर दिल मौजूद नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेम्स डेवी जोन्स के दिल के साथ बैकेट के पास पहुंचता है और उसके बदले वो बैकेट से अपनी पुरानी जॉब को वापस मांगता है। उधर विल, एलिजाबेथ और जैक के सभी साथी डेल्मा के पास पहुंचते हैं और जैक के मरने पर बहुत दुखी होकर बैठे हैं। उन सबको इतना दुखी देखकर डेल्मा बोलती है, अगर तुम लोग चाहो तो दुनिया के अंत तक जाकर जैक को वापस लाया जा सकता है। ये बात सुनते ही सभी तुरंत राजी हो जाते हैं। डेल्मा उनसे बोलती है, अगर तुम लोग उस रहस्यमय जगह जाना चाहते हो तो तुम्हें एक कैप्टन की जरूरत पड़ेगी। तभी हम पीछे के दरवाजे से कैप्टन बरबूसा को आते हुए देखते हैं, जो पिछले पार्ट में जैक की गोली से मारा गया था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।